सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 2 कविता के बहाने, जिसके कवि कुंवर नारायण जी हैं, कविता को पढ़ेंगे। यह कविता कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के वैज्ञानिक युग में कविता के अस्तित्व में संशय हो रहा है, अर्थात आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण इसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पता नहीं क्यों काव्य प्रेमियों के अंदर एक डर पैदा हो गया है कि आज के यांत्रिक युग में कविता का अस्तित्व समाप्त तो नहीं हो जाएगा। इस संदर्भ में यह कविता अपार संभावनाओं को टटोलने का प्रयास करती है। कविता के बहाने कविता चिड़िया की यात्रा से शुरू होती है और फूल का स्पर्श करते हुए बच्चे पर आकर समाप्त होती है। कविता में एक रचनात्मक ऊर्जा है, एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति भी निश्चित है। परिणति मतलब अगर फूल खिलता है तो मुरझाएगा भी सही, लेकिन बच्चे के सपने जो हैं वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बच्चों के खेल में भी किसी प्रकार की कोई सीमा का स्थान नहीं होता, और इसी प्रकार से कविता भी जो है वो शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ही खुद टूट जाते हैं, वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की सीमा ही क्यों ना हो। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। ये कविता कवि की छोटी सी कविता है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। बच्चों यहाँ पर माने का अर्थ है मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम कोई भी कविता लिखते हैं, कविता की व्याख्या करते हैं, तो सबसे पहले हम उसका संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ में हम कविता का शीर्षक और कवि का नाम अवश्य लिखते हैं। तो इससे जो है हमारा 1 नंबर पक्का हो जाता है, और अगर हम गलत लिख देते हैं तो वो मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखते हैं प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर जो भी काव्य सौंदर्य विशेष कुछ भी। तो इस काव्यांश में जो है वो कवि कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान से तुलना करते हुए कविता को श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो इसका प्रसंग आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कविता में कल्पना शक्ति का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो अब चलिए अर्थ व्याख्या शुरू करते हैं। कवि कह रहे हैं कि चिड़िया की उड़ान की तरह ही कविता की भी उड़ान होती है, और वह कैसी उड़ान होती है? कल्पना की। जिस प्रकार चिड़िया जो है वो पंख लगाकर उड़ती है, उसी प्रकार जो कवि है वो अपनी कविता के सहारे कल्पना के पंख लगाकर देश और काल की सीमाओं के परे भी उड़ सकता है। लेकिन जो चिड़िया होती है उसकी उड़ान की सीमा होती है, वो अपनी सीमा तक ही उड़ सकती है, लेकिन कवि जो है वो कल्पना के पंख लगाकर कहीं पर भी अपनी कविताओं के सहारे जा सकता है, ठीक है। उसकी दृष्टि जो होती है वो व्यापक होती है। तो कविता जो है मतलब कविता जो है, कविता की उड़ान जो है वो व्यापक होती है। चिड़िया बाहर भीतर इस घर उस घर कहीं भी जा सकती है, लेकिन कविता जो है वो कल्पना के पंख लगाकर ना जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है, और चिड़िया उस उड़ान को नहीं समझ सकती, नहीं जान सकती। अर्थात एक भला कवि कहते हैं कि चिड़िया क्या जाने भला कि कविता की उड़ान में कितनी व्यापकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 प्रश्न भी निकलते हैं कि कविता के पंख किसका प्रतीक है? कवि की कल्पना शक्ति का। और कविता की उड़ान से आप क्या समझते हैं? तो कविता की उड़ान यानी कि कवि की कल्पना का विस्तार। अब जब आपने संदर्भ किया, प्रसंग किया, व्याख्या की, तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं बच्चों? शिल्प सौंदर्य। तो देखिए इसमें बाहर भीतर इस घर उस घर में रावण की आवर्ती है, और रावण की आवर्ती होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चिड़िया क्या जाने, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और भाषा जो है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, भाषा सरल है, प्रवाहयुक्त है और छंद मुक्त है। और आपने देखा यहाँ पर बहाने, जाने, माने, जाने के कारण जो है वो जो कारण जो कविता है वो तुक में हो रही है, और कविता में गे नहीं है। गे मतलब कितात्मकता नहीं है, ठीक है। तो अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए,
महकने के माने फूल क्या जाने। अब यहाँ पर जो है आपका संदर्भ तो सेम ही रहेगा, कवि और कविता का नाम। अब प्रसंग में आप ये लिख सकते हैं कि कविता का प्रभाव जो होता है वो चिरस्थायी होता है। चिरस्थायी मतलब बहुत लंबे समय तक रहता है। कविता बिना मुरझाए हर युग में अपनी खुशबू बिखेरती रहती है और इसका वर्णन ही इस पद्यांश में किया गया है। अब देखिए अर्थ। कवि कह रहे हैं कि कविता एक फूल की तरह खिलती है, अर्थात विकसित होती है, और जैसे कविता के खिलने को फूल नहीं पहचान सकते, वो जो है फूल जो है बाहर भीतर घर बाहर कहीं भी खिलते रहते हैं और कुछ समय बाद जो है मुरझा जाते हैं, और जब वह मुरझा जाते हैं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है क्योंकि वह नश्वर है। परंतु जो कविता है वो खिलती है, महकती है और बिना मुरझाए ही महकती रहती है। अर्थात कविता जो है अपने भावों के महक की शक्ति जो है युग युग तक फैलाती रहती है, और फूल उसके बिना मुरझाए महकने के रहस्य को नहीं जान पाते। अर्थात फूल क्या जाने कि कविता की जो है वो बिना मुरझाए ही महकती रहती है। तो यहीं पर ये क्वेश्चन उठता है कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के मायने क्या होते हैं। वही कि जो मतलब फूल है वो विकसित होता रहता है, खिलता रहता है, लेकिन जो कवि की कविता है वो बिना मुरझाए ही महकती रहती है। ठीक है, तो उसमें भी आप इसी तरह से आप अपना वो लिख सकते हैं। काव्य सौंदर्य, यहाँ पर बाहर भीतर इस घर में अनुप्रास अलंकार है, फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, भाषा सरल है, प्रभायुक्त है, और तुकमय हो रही है कविता, और गीतात्मकता का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो गीतात्मकता नहीं है कविता के अंदर। तो ये था आपका सेकंड पैराग्राफ। अब हम पढ़ते हैं अगला। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब जो है कवि ने बच्चों और उनके खेल की तुलना कविता से की है। ठीक है, यहाँ पर आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि कवि ने यहाँ पर बच्चों और उनके खेल की तुलना कविता से की है। अर्थ है जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का स्थान नहीं होता। ठीक है, मतलब बच्चा जो है घर के बाहर भी खेल सकता है, भीतर भी खेल सकता है, कई बार किसी के घर में भी घुस जाता है, तो वो सबके घर को अपना ही समझता है, तो वो सबके घर को क्या कर देता है, एक कर देता है, अर्थात सब में आत्मीयता प्रकट कर देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार कविता में भी कोई बंधन नहीं होता। कविता भी शब्दों का ही खेल है, जहाँ रचनात्मक ऊर्जा है वहाँ सभी प्रकार के बंधन टूट जाते हैं। बच्चे खेल खेल में घुस जाते हैं ना किसी के घर भी, और वो घर की सीमाओं को नहीं जानते, भेदभाव नहीं करते हैं ना, आत्मीयता का प्रसार करते हैं। इसी प्रकार से जो कवि की कविता है वो भी उसकी भी कोई सीमा नहीं होती, वो भी अपने भावों से दूसरों को प्रभावित कर सकती है, समाज को एक करती है। तो कविता में और बच्चों में जो भावनाएं हैं वो दोनों ही प्रमुख हैं, दोनों ही हृदय के करीब होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने बच्चों के खेल को समान बताया है, और ये भी बताया कि बच्चों के जो सपने होते हैं उनकी भी कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार से जो कवि की कल्पना शक्ति है, उसकी दृष्टि है, उसकी भी कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, तो कवि यहाँ पर कविता को बच्चों के समान बताता है। तो यहाँ पर जब कवि ने कविता को बच्चों के समान बताया तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी प्रयोग किया है। तो उसके बाद वही शिल्प सौंदर्य है। यहाँ पर रावण की आवर्ती आप देख रहे हैं, बाहर भीतर घर घर में। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। और जो ये तुक है, बहाने माने जाने, तुक के कारण जो कविता है वो प्रभावमयी हो गई है। और भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, भाषा सरल है, प्रभायुक्त है और छंद मुक्त है, और भाषा में गीतात्मकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपकी कविता यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।